Dear student, welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen। तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा चालुक्य ऑफ बादामी। तो आई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल कमिंग वीडियो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश का जो टाइमलाइन है आपका 543 टू 753 पीसी ईस्वी। संस्थापक थे आपके पुलकेशिन वन, इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक। राजधानी वतापी, जिसको बादामी भी कहते हैं, कर्नाटक में स्थित। इन्हें प्रारंभिक चालुक्य या फिर बादामी चालुक्य भी कहा जाता है। महान शासक पुलकेशिन टू 610 टू 642 ईस्वी। उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और नर्मदा क्षेत्र उत्तर और दक्षिणी की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के बीच में सीमा के रूप में एक महत्वपूर्ण कारक बना। अगर हम बात करेंगे चालुक्य बादामी, एहोल और पदगल के शैलकृत गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के उदय के साथ बादामी चालुक्यों की सत्ता समाप्त हुई। अगर हम यहां पे देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट में डियर स्टूडेंट, हिंदू धर्म के संरक्षक और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला इनके शासनकाल में। प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बादामी, एहोल और पदगल के क्षेत्र नगर और द्रविड़ स्थापत्य परंपराओं के प्रयोग और समन्वय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब इनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वेसरा स्टाइल जाना जाता है, मिक्सचर ऑफ नगर शैली एंड द्रविड़ शैली। भौगोलिक विस्तार अगर हम देखेंगे, उत्तर में नर्मदा रिवर तक, दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तमिल क्षेत्र तक प्रभाव पहुंचा, एंड पूर्व में आंध्र प्रदेश जिसमें वेंगी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और पश्चिम में अरब सागर तट तक। अगर हम बात करेंगे इनकी जो नॉर्थ में हर्ष एम्पायर, दक्षिण में पल्लव, दिस वन इज द पल्लव, और ईस्ट में अगर हम बात करेंगे विष्णु कुंडिन, एंड पश्चिम में अरेबियन या अरब सागर तक। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट। अगर हम बात करेंगे फाउंडर पुलकेशिन वन, एंड जो राजधानी थी उनकी वतापी, और महान शासक पुलकेशिन टू, और इनका जो शासन था नॉर्थ में नर्मदा रिवर तक अगर हम बात करेंगे, और साउथ में तमिल कंट्री तक, और आपका वेस्ट में अरब सागर, और ईस्ट में आपका वेंगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे अगर हम इसका स्रोत के माध्यम से अगर अध्ययन करेंगे कि मतलब इसके बारे में हमें नॉलेज कहां से मिली, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका एहोल अभिलेख। इसे रवि कीर्ति पुलकेशिन टू के दरबारी कवि ने लिखा। यह मैगुती जैन मंदिर एहोल में स्थित है। इसमें चालुक्य की वंशावली, पुलकेशिन टू की विजयों तथा हर्ष पर विजयों का वर्णन मिलता है। चालुक्य के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है। एन महाकूट स्तंभ अभिलेख मंगलेश के शासनकाल में जारी किया गया। महाकूट कर्नाटक में एक जगह, वहां से प्राप्त हुआ। इसमें हमें प्रारंभिक चालुक्य शासकों, वंशावली, धार्मिक संरक्षण की जानकारी देता है। बादामी गुफा अभिलेख बादामी की गुफाओं में पाए गए हैं, जिसमें राजकीय दान, मंदिर निर्माण, धार्मिक गतिविधि और प्रशासन की जानकारी देते हैं। वंश के कालक्रम को समझने में सहायक है। ताम्रपत्र, उदाहरण के रूप पर नेरूर ताम्रपत्र तथा चालुक्य ताम्रपत्र, जिसमें ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए बहु दान का उल्लेख है। प्रशासन, कर व्यवस्था, वंशावली और स्थानीय शासन की यहां से हमें जानकारी मिलती है। सिक्के अगर जानेंगे, चालुक्य के सोने और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। इनमें राजकीय उपाधियों, धार्मिक प्रतीकों, अर्थव्यवस्था और व्यापार से संबंधित जानकारी मिलती है। ह्योनसांग चीनी बौद्ध यात्री जिन्हें पुलकेशिन टू के शासनकाल में दक्कन की यात्रा की, उसके विवरण से राज्य की समृद्धि, प्रशासन, समाज और लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। और डियर स्टूडेंट, ह्योनसांग सभी को पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए।
अगर हम देखेंगे यहां पर हर्षवर्धन के बारे में, हमें यहाँ पर एहोल इंस्क्रिप्शन, महाकूट पिल्लर इंस्क्रिप्शन, बादामी केव इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट ग्रांट कॉइन एंड ह्योनसांग से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, अगर हम बात करेंगे, राजा सर्वोच्च सत्ता और राज्य का वास्तविक प्रमुख था। उसके पास कार्यपालिका, न्यायिक, सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां थी। उसे मंत्रिपरिषद सहायता प्रदान करता था। प्रमुख राजकीय उपाधियां महाराजाधिराज, परमेश्वर, सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ, ये प्रमुख उपाधियां थी। अगर हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन में, प्रांतों को मुख्यतः इस क्रम में विभाजित किया गया। राष्ट्र, जिसको हम प्रांत कहेंगे, विषया, जिला, नाडु, उपजिला या ग्रुप ऑफ विलेज, एंड लास्ट में आपका ग्रामा। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रशासन करता था। विषयपति अगर हम बात करेंगे, जिला का प्रशासन करता था। एंड ग्रामिका या फिर ग्रामपति, ये गांव का मुखिया होता है। केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे, उच्च अधिकारियों द्वारा राज्य की सहायता की जाती थी। राजा की सोरी, महाप्रधान, प्रधानमंत्री, महासंधि विग्रह, फॉरेन मिनिस्टर, दंडनायक, सेना का प्रमुख, भांडगारिक, कोष का अध्यक्ष, पुरोहित, राजपुरोहित एंड राजगुरु, शाही गुरु जिसको कहेंगे उपदेशक। ग्रामीण प्रशासन देखेंगे, ग्राम प्रशासन की मूल इकाई था। ग्राम के बुजुर्ग ग्रामीण की स्थानीय प्रशासन में सहायता करते थे, जो गांव का मुखिया था। वे सिंचाई, सार्वजनिक कार्य, कर संग्रह और स्थानीय विवादों से संबंधित कार्यों में भूमिका निभाते थे। राजस्व प्रशासन, भूमि राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। व्यापार, बाजार, वन और व्यवसाय पर कर लगाए जाते थे। ताम्रपत्र में ब्राह्मणों, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को कर मुक्त भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। सैन्य प्रशासन, सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। पश्चिमी तट तक सीमित नौसैनिक शक्ति थी और दंडनायक सेना का प्रमुख अधिकारी था। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम रिलीजन्स की तरफ मूव करेंगे। धार्मिक नीति, बादामी चालुक्य शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धार्मिक परंपराओं को संरक्षण दिया। उन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का सम्मान किया। हालांकि हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक परंपरा रहा, हिंदू धर्म इनकी प्रमुख धार्मिक परंपरा रही, बट फिर भी इन्होंने अन्य धर्मों का सम्मान किया। जैसे हम बात करेंगे शैव धर्म, बादामी चालुक्यों के समय शैव धर्म प्रभावशाली धार्मिक परंपरा थी। कई शासक भगवान शिव के उपासक थे। बादामी, एहोल, पदकल और महाकूट में महत्वपूर्ण शिव मंदिरों का निर्माण और संरक्षण हुआ। वैष्णव धर्म को भी राजकीय संरक्षण मिला। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों का निर्माण हुआ और बादामी गुफा मंदिर संख्या नंबर 3 में विष्णु की विभिन्न रूपों में सुंदर मूर्तियां मिलती है, जैसे वराह, त्रिविक्रम और नरसिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, केव नंबर 3। जैन धर्म, चालुक्य शासक ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। अभिलेखों, ताम्रपत्रों में जैन मठों एवं जैन संस्थाओं को भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। एंड बादामी गुफा मंदिर संख्या 4 जैन तीर्थंकर को समर्पित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। बौद्ध धर्म, चालुक्य काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो गया था, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहा। ह्योनसेंग ने दक्कन क्षेत्रों में बौद्ध मठों और भिक्षुओं की उपस्थितियों का उल्लेख किया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, भले ही बुद्धिज्म लेस इन्फ्लुएंशियल था हिंदुइज्म के कंपेरेटिवली, बट फिर भी जिक्र मिलता है। धार्मिक स्थापत्य में अगर हम बात करेंगे, बादामी चालुक्य ने सैलकट गुफा मंदिरों और स्ट्रक्चर टेम्पल का निर्माण किया, दोनों को संरक्षण किया। उनके स्मारकों में शैव, वैष्णव और जैन धार्मिक विषय दिखाई देते हैं। बादामी अगर हम बात करेंगे, एहोल, पतगल क्षेत्र प्रारंभिक चालुक्य धार्मिक स्थापत्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बादामी चालुक्य अगर हम बात करेंगे, इन्होंने एनकरेज किया रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस को, सपोर्ट किया अलग अलग धर्मों को टेम्पल कंस्ट्रक्शंस के द्वारा, भुवन उदान के द्वारा, और इन्होंने किंगडम को एक रिलीजियस डाइवर्स स्टेट बनाया अर्ली मेडिवल इंडिया का, अगर हम बात करेंगे अर्ली या प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का। तो आई होप स्टूडेंट यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिटरेचर, साहित्य, संस्कृत अभिलेखों की प्रमुख भाषा थी, जबकि कन्नड़ में प्रारंभिक साहित्य विकास हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिटरेचर इन कन्नड़। रवि कीर्ति जैन विद्वान एवं पुलकेशिन II के दरबारी कवि
ने 634 ईस्वी में एहोल का अभिलेख रचा। यह अभिलेख एहोल जो है पुलकेशिन II की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। बादामी चालुक्य काल में संस्कृत विद्या और प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहन मिला। अगर हम बात करेंगे बादामी चालुक्य ने नागर और द्रविड़ स्थापत्य परंपराओं के प्रयोग और समन्वय से प्रारंभिक चालुक्य स्थापत्य को विकसित किया। विसरा स्टाइल जिसकी अगर हम बात करेंगे, इनके द्वारा सैलकट गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया या उनका विकास हुआ। अगर हम बात करेंगे प्रमुख स्थापत्य केंद्र, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे बादामी, एहोल, पतगल एंड महाकूट एंड प्रमुख स्मारक में बादामी गुफा मंदिर, अगर हम बात करेंगे दुर्गा टेम्पल एहोल, लड़खन टेम्पल आपका एहोल, विरूपाक्षा मंदिर पतगल, मल्लिकार्जुन टेम्पल आपका पतगल एंड महाकूट मंदिर समूह, ये सभी इनके आर्किटेक्चर के इंपोर्टेंट कला के नमूने हैं। अगर हम बात करेंगे चित्र कला, बादामी गुफा मंदिर 3 में प्राचीन भित्ति चित्रों के अवशेष मिलते हैं, मुराल पेंटिंग। इनमें धार्मिक विषयों तथा राजकीय दरबारी जीवन से संबंधित हमें चित्रांकन मिलता है और इन चित्रों में अजंता की चित्रकला से शैलीगत समानताएं दिखाई देती है। जो इनमें पेंटिंग है, दे आर रिजेंबलिंग विद द फेमस अजंता मुराल। अगर हम बात करेंगे एहोल को यहाँ पे क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल के लिए जाना जाता है और पतगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बादामी, एहोल, पतगल प्रारंभिक चालुक्य के स्थापत्य प्रमुख केंद्रों में से जाना जाता है और इनके द्वारा सॉफ्ट रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर यूज किया गया कार्विंग के लिए और ब्यूटीफुल टेम्पल एंड कंस्ट्रक्शंस के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनके द्वारा जो फेमस जो रहे हैं बादामी केव टेम्पल, दुर्गा टेम्पल एहोल, लड़खन टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड महाकूट। तो डियर स्टूडेंट, ये इनका इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है आपके आर्किटेक्चर्स के ये एग्जांपल्स रहे हैं। तो आइए हम नेक्स्ट, तो आई होप डियर स्टूडेंट आप सभी को चालुक्य बादामी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें कौन सी मंदिरों में कौन सी शैली यूज की गई? तो डियर स्टूडेंट वेसरा शैली, इट्स ए ब्लेंड ऑफ द नगर एंड द्रविड़ फीचर्स। एंड इसमें कौन सा पत्थर यूज हुआ? लाल बलुआ पत्थर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो उन्होंने रोकर टेम्पल और स्ट्रक्चर टेम्पल का निर्माण किया और इनकी पेंटिंग जो है खासकर बादामी केव 3 में किससे मिलती है? तो अजंता में जो पेंटिंग है मुराल पेंटिंग, उनसे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको हर फैक्ट और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट माय दिस चैनल एसके मिशन नेक्स्ट जेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।